हे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलती करते जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। हमारे एग्जाम में बैंड बजी पड़ी हुई है, हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। हम अपने पढ़ने का सही टाइम टेबल कैसे बनाएं, हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए और कब ब्रेक लेना चाहिए, पोमोडोरो टेक्निक क्या है। इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम अपने वर्क स्टडी को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, हम कैसे अपनी स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे बुक का यूज लिया है जिससे आप लोग का फायदा हो सके और आप वापस से कभी वो बुरे फेस में ना जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए हम जानते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है और ये हमारे पढ़ाई के लिए इतनी यूजफुल क्यों है। दोस्तों, 1980s में एक ऑथर फ्रांसिस्को क्रिलो ने एक टेक्निक बताई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक का यूज ये था कि हमें 25 मिनट तक काम करना है और फिर उसके बाद एक 5 मिनट का स्मॉल ब्रेक लेना है और फिर उसके बाद वापस से हमें 25 मिनट तक काम करना है। हम काम की जगह 25 मिनट स्टडीज भी कर सकते हैं और ऐसे करके हम कई घंटे ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं और ये सबसे एफिशिएंट वे होता है किसी भी चीज़ को करने का और हमारी पढ़ाई करने का। और उस समय से कई लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और उनका ये कहना है कि वो इस टेक्निक की हेल्प से अपने काम को बहुत तेज और एफिशिएंट वे से कर पाते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक बुक पढ़ी और मैंने इस टेक्निक के बारे में जाना तो मुझे ये बहुत यूजलेस टेक्निक लगी। मुझे लगा कि 25 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना ये तो बहुत यूजलेस है। मैं चाहूँ तो कंटिन्यूसली 2 घंटे तो आराम से बैठ के कंसंट्रेट करके पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 25-25 मिनट बाद ब्रेक लेता रहूँ तो मेरी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी और मैं शायद उस काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये टेक्निक इस बुक में लिखी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक ट्राई दिया जाए, क्यों ना इस टेक्निक का यूज किया जाए, क्या पता इससे शायद ही काम करती हो। तो मैंने इस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट किया। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये टेक्निक यूज करूंगा। तो जब मैं पढ़ने के लिए बैठा मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरा फ़ोन मुझसे दूर हो, इंटरनेट बंद हो, मेरे पास वो बुक हो और ऐसे करके मैं पढ़ने की तैयारी में लग गया। और देखते ही देखते कब 25 मिनट निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। इस पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर मैंने गिव अप दे दिया और मुझे लगा कि ये मेरे कोई यूज़ का नहीं है क्योंकि 25 मिनट तो कॉन्सेंट्रेट करने में चले जा रहे हैं तो मैं क्या पढ़ूंगा। उसके बाद मैं पोमोडोरो टेक्निक को भूल गया और कई बुक्स रीड करने लगा। फिर मुझे एक बुक में द प्रोक्रास्टिनेशन टेक्निक के बारे में पता चला। प्रोक्रास्टिनेशन टेक्निक ये होती है कि हम अपने काम को टालते हैं। मतलब अगर हमें कुछ करना है तो हम ये करते हैं कि मैं इसे 1 घंटे बाद करूँगा या 2 घंटे बाद करूँगा और ऐसे करके हम चीज़ों को टालते हैं जिससे हम वो चीज़ें सही समय पे नहीं कर पाते और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। प्रोक्रास्टिनेशन एक बीमारी की तरह है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार जिसको ये बीमारी लग गई वो हमेशा इससे बाहर नहीं आ पाता। और ये चीज़ें मैंने अपने सीनियर्स में देखी हैं क्योंकि जब भी उन्हें असाइनमेंट कंप्लीट करना होता था तो वो बोलते थे मैं आज नहीं सबमिशन के दिन कंप्लीट करूँगा और सबमिशन के दिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते थे, बोलते थे मैं नेक्स्ट दिन कंप्लीट करूँगा। वो अपनी पहली असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पहले की वजह से दूसरी नहीं कर पाते थे, दूसरी की वजह से तीसरी नहीं कर पाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने लेक्चर में जाना बंद कर दिया, कॉलेज में बंक मारना स्टार्ट कर दिया और वो फेल होते रहे और कभी भी अपनी डिग्री को हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, इस बुक में ये लिखा था कि प्रोक्रास्टिनेशन को टैकल करने का जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। प्रोक्रास्टिनेशन 2 रीज़न की वजह से होती है। पहला कि हमें ये लगता है कि जो काम हमारे लिए है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम उसे नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि जो टास्क हमें दिया गया है उसे करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और हम इतना टाइम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पोमोडोरो टेक्निक है ये दोनों थॉट्स को वो आपके दिमाग से निकाल सकती है, इन दोनों थॉट्स को वो आराम से वैनिश कर सकती है। जब आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करोगे तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 25 मिनट तक पढ़ना है, ना 25 मिनट से ज़्यादा ना उससे कम। और 25 मिनट तो कोई भी बहुत आसानी से पढ़ सकता है, इसलिए वो टाइम हमें इतना बड़ा नहीं लगता और हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत आसानी से निकाल देते हैं। और
एक बार इस टेक्निक को जानने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि जो पोमोडोरो टेक्निक का यूज नहीं कर रहा था। अब जब कभी भी मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग आती है, मतलब आज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कल वीडियो बनाता हूँ, उसे एडिटिंग भी कल करता हूँ, तो मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज करता हूँ, जिससे मैं एक दिन 25 मिनट काम करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगता है और फाइनली मैं उसी दिन मेरी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर देता हूँ। इस टेक्निक से मैंने ये जाना कि पोमोडोरो टेक्निक जो 25 मिनट का टाइमर है, एक्चुअली वो 25 मिनट नहीं होता, वो सिर्फ हमारा मोमेंटम बनाने के लिए होता है, जिससे एक बार हम अपने काम में लग जाए तो हम अपने काम में लगे हुए आराम से 2 से 3 घंटे यूज कर सकते हैं, अपने टाइम को एफिशिएंट वे से यूज कर सकते हैं। अब इस बात से आपको क्या सीखना है, आप चाहे जितनी यूट्यूब वीडियोस देख ले, जितने ब्लॉग्स पढ़ ले, आप ये टेक्निक बहुत बार सुनोगे, लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना मोमेंटम पाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार पोमोडोरो टेक्निक का यूज करोगे तो पोमोडोरो टेक्निक सिर्फ 25 मिनट तक ही नहीं, बल्कि वो आपका मोमेंटम बनाने के लिए होती है। एक बार आपका मोमेंटम बन जाए तो आप लगातार 2 से 3 घंटे तक पढ़ सकते हो। नंबर 2, टाइम टेबल। दोस्तों, टाइम टेबल सुनते ही हमें हमारी स्कूल की याद आ जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता था जब हमें टाइम टेबल के बारे में पता चला और उसमें हमारे लेक्चर्स होते थे कि फर्स्ट पीरियड मैथ्स का होगा, सेकेंड पीरियड इंग्लिश का होगा, थर्ड पीरियड साइंस का होगा, और ये हमारी टाइम टेबल होती थी। लेकिन आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हमें अपने लाइफ में टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना है, हमें खेलना कब है, पढ़ाई कब करनी है, खाना कब खाना है। और हम सभी लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये टाइम टेबल तो बनाया होगा, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 दिन तक अपने टाइम टेबल को फॉलो किया। आई एम श्योर दोस्तों, सारे लोगों ने 5-6 दिन के बाद ही गिव अप दे दिया होगा, क्योंकि जैसा हम प्लान करते हैं कई बार वो चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, रेडी स्टडी गो, और उसमें 7th चैप्टर में ऑथर ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें कभी भी लाइफ में टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हमें हर दिन अलग अलग चीज़ों का सामना करना होता है, और हम अगर अपना कीमती टाइम टेबल बनाने में लगा देंगे तो 99% चांस है कि हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे और नया टाइम टेबल बनाओगे, और अगली बार भी ऐसा ही होगा, आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, और ऐसे करके आप अपना बहुत सारा टाइम टेबल बनाने में वेस्ट करोगे। टाइम टेबल बनाने से अच्छा है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको क्या पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है। अगर आपके पास ये दोनों सवालों के जवाब है कि आपको ये सब्जेक्ट 2 घंटे या 3 घंटे तक पढ़ना है, तो इतना काफ़ी है, आपको कोई भी टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है जो आपको एक दिन में करना है। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप कोई भी रूल को लेके उसे बहुत ज़्यादा फोकस मत दीजिए, उसे बहुत ज़्यादा काम मत कीजिए, बल्कि आप ये देखिए कि आपके लिए काम कौन सी टेक्निक करती है। अगर आपके लिए ये टेक्निक काम नहीं करती तो आप दूसरी टेक्निक यूज़ करें। हमें अक्सर अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, और जो टेक्निक हमारे लिए सबसे यूज़फुल रहे हमें उसी टेक्निक का यूज़ करनी चाहिए। आपको अपने आप से ये सवाल करना है, आप सुबह जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ सकते हो या रात में शांति में अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि सभी लोगों के लिए अपना अलग अलग चीज़ें होता है। कई लोग रात में अच्छे से पढ़ पाते और कई लोग सुबह उठ के अच्छे से पढ़ पाते। इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप कोई भी रूल को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि कोई भी रूल परमानेंट नहीं होता। ये टेक्निक्स होती हैं जो कई लोगों के लिए काम आती हैं और कई लोगों के लिए ये काम नहीं आती। नंबर 3, व्हाट शुड वी स्टडी फर्स्ट। हम सभी के दिमाग में हमेशा ये सवाल तो आता ही होगा कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा, जो हार्ड है उसे पहले पढ़ना चाहिए या जो इजी है उसे पहले पढ़ना चाहिए। रेडी स्टडी गो बुक में ऑथर बताते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है, हमें सबसे इजी लगती है, हमें उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हो और आपको कोई चैप्टर इजी लग रहा है और अच्छे से समझ आ रहा है, तो हमें सबसे पहले उस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। आप हार्ड चैप्टर को नहीं बल्कि इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। दोस्तों,
अब जब भी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। ये चैप्टर किसके बारे में, इसमें हमें क्या पढ़ने मिलेगा, ये हमारे किस यूज़फुल आएगा, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप अपने एडवांस चैप्टर को और अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे तो उस चैप्टर में आपको बहुत परेशानी आएगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपको बोलूँगा ये बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है कि हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। एक्चुअली हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें कितनी देर तक पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हमें कितना समझ में आया। क्योंकि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ के थोड़ा सा ही समझते हो तो वो आपके कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी पढ़ाई करके उस पूरे चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो तो वो आपकी रियल स्टडी होगी। 90% जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है। और अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे, लगातार पढ़ते ही रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। ऑथर बताते हैं कि आपको रेस्ट लेने से पहले कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ये डिसिप्लिन लाओ कि आप 1 से 2 घंटे पढ़ो फिर रेस्ट करने जाओ। क्योंकि जो चीज़ आप पढ़े रहोगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रेस्ट करते वक्त उस चीज़ को एनालाइज करेगा और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को याद रख पाओगे। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि ब्रेक लेने के बाद जब आप वापस पढ़ने के लिए आते हो तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने लगती है। आप जिस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ब्रेक लेने के बाद आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ आती है। क्योंकि ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसे प्रोसेस करता है। और दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर अपने ब्रेन को रिलैक्स देना चाहते हो तो आप मेडिटेट करो। क्योंकि मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका होता है अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो आप इसे सीखिए और इसे ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ये सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा आउटपुट देगा। आप अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे भी काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो ही आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 टेक्निक देखे जिनके यूज़ से हम अपने स्टडी टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। पहली टेक्निक थी पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हमें 25 मिनट तक काम करना था, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेना था। सेकंड टेक्निक थी कि हमें टाइम टेबल कैसे बनानी है, कि हमें लाइफ में टाइम टेबल का यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमें क्या पढ़ना है और उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, हार्ड या इजी। तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले इजी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, जिससे आपका इजी सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा और अपने हार्ड सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाओगे। और लास्ट में चौथी टेक्निक थी कि हमें कितनी देर तक पढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, बल्कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें कितना समझ में आया। इसलिए आपको जितना समझ में आया आपने उतना एक्चुअल स्टडी किया है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 टेक्निक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सभी टेक्निक को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी आपके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।